बांग्लादेश में तख्ता पलट। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दहिया। आज चर्चा करेंगे बांग्लादेश के तख्ता पलट पर, उसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों पर और उसके आने वाले समय में क्या परिणाम होंगे, भारतीय संदर्भ में उसके क्या परिणाम होंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में शेख हसीना पिछले 15 साल से और लगभग चार चार बार से वो प्रधानमंत्री रही। उनसे पहले उनके पिता भी सत्ता में रहे, शेख मुजीबुर रहमान। ये पहला मौका नहीं है जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। बांग्लादेश में कई बार तख्ता पलट हुआ, कई बार तख्ता पलट कामयाब रहा, कई बार तख्ता पलट नाकामयाब भी हुआ। वहां की आर्मी सैन्य शासन कई बार लागू कर चुकी है। शेख हसीना वर्ष 1975 में भी भारत में आई थी, राजनीतिक शरण ली थी। तब उनके पिता समेत शेख मुजीबुर रहमान, जो बांग्लादेश के निर्माता थे, उनके समेत लगभग 18 उनके परिवार के सदस्यों को मार दिया गया था। वो और उनकी बेटी 15 दिन पहले भारत में आई थी, जिस वजह से उनकी जान बची थी। सबसे पहले हम इस चीज पर गौर करें कि भारत के आस पड़ोस का क्या हाल है या क्या बदहाल है। उसके बाद हम बांग्लादेश पर आएंगे। भारत के आस पड़ोस में जितने भी देश हैं, उनका क्या हाल है। अगर आप बांग्लादेश से स्टार्ट करें तो बांग्लादेश अब एकमात्र ऐसा देश बचा था जिसका हाल कह सकते थे बदहाल नहीं था, और जिसमें ऐसी सरकार थी वो सही मायनों में भारत को जो है ना भारत की तरफ उसका झुकाव था। तो जो ये सरकार बांग्लादेश में रही, इस सरकार ने वहां पर जो है ना कॉक्स बाजार एक जगह है, वहां पे जो इनके आसाम के जो उग्रवादी छुपते थे, या जो मतलब तालिबानी थे, या जो पाकिस्तान से संबंधित वहां पर जितने भी आतंकवादी थे, उन सबको जो है ना वहां पर एक तरीके से बंद कर दिया था, एक तरीके से उनकी एक्टिविटीज को बाधित कर दिया था। इसके अलावा अगर आप जो देखें कि तीस्ता नदी की तरफ, तीस्ता नदी जो परियोजना थी, उसमें भी चीन की जगह जो है ना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का झुकाव भारत की तरफ था। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान की स्थिति देखें तो पाकिस्तान में आज तक कोई भी वजीर आजम अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर पाया है। वहां की आर्मी ऐसा करने नहीं देती है। वहां पर जो है ना गहरा आर्थिक संकट है। वो जो राज्य है, वो जो देश है, वो कंगाली की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। श्रीलंका को आप देखें तो श्रीलंका पाकिस्तान की भांति, पाकिस्तान तो कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन श्रीलंका ने ऑफिशियली 2022 में अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया था। जो हम्बनटोटा बंदरगाह समेत जितनी भी बंदरगाहें वहां पर है, वो चीन के कब्जे में है। वो चीन को जो है ना एक तरीके से लीज पर दी हुई है, किराए पर दी हुई है, भाड़े पर दी हुई है। अगर आप इसी तरीके से अफगानिस्तान की स्थिति देखें, जहां पे तालिबान का राज है, तो वो भी कोई ऐसी सरकार नहीं कही जा सकती जो कि प्रोग्रेसिव है, या जो आगे ले जाने वाली है, या जो भारत को समर्थन करती है किसी तरह से। अगर आप चाइना की स्थिति देखें तो चाइना भारत के नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल समेत कई उन पर आंख गड़ाए बैठा है। और जो है ना तिब्बत को हड़पने के बाद से ही चाइना के प्रयास शुरू हो गए थे। चाइना भारत को सामरिक, आर्थिक और जो है ना एक तरीके से इकोनॉमिकल महाशक्ति बनने से रोकने के लिए पूरी ताकत उसने झोंकी हुई है अपनी। इसी तरीके से अगर आप देखें भूटान की तरफ, तो भूटान में कोई गृह युद्ध जैसे हालात नहीं है, लेकिन भूटान भी जो है ना वो अपनी सीमाओं का जो है ना जो सीमाओं की समस्या के निराकरण के लिए जो है ना चाइना के साथ समझौता करना चाहता है। ये भूटान का झुकाव है चाइना की तरफ। हालांकि भारत की आर्मी भूटान को प्रोटेक्ट करती है। आप म्यांमार में देखें तो म्यांमार में जो है ना जो वहां की जो आर्मी है, उसने वहां पे जो है ना शासन कर रही है। वहां पे जो सरकार है उसको हटा दिया था, बहुत पहले गृह युद्ध हुआ था, और रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या का जन्म म्यांमार में आर्मी के राज के बाद ही आया था। अंततः आप देखें नेपाल की तरफ, नेपाल में पिछले 16 वर्षों में 14 सरकारें बदली जा चुकी हैं, कोई भी सरकार वहां स्थिर नहीं है। अब केपी शर्मा ओली की जो सरकार है वहां उसका झुकाव ज्यादातर जो है ना वो चाइना की तरफ अधिक है। तो ये सारे हाल बदहाल हैं। ये भारत का जो पड़ोस, आस पड़ोस है, उसमें केवल या यूं कहे दक्षिण एशिया में केवल एक ऐसा देश बांग्लादेश ही बचा था जिसकी जो है ना उसका झुकाव भारतीय अधिक था, चाइना की तरफ कम था। शायद अमेरिका ने और ये षड्यंत्र जो रचा, इसमें उसे कामयाबी मिली, क्योंकि केवल इस्लामिक कट्टरपंथ के द्वारा शेख हसीना का तख्ता पलट करना संभव नहीं लगता। इसके अलावा अगर आप देखें तख्ता पलट के क्या कारण थे, तख्ता पलट क्यों हुआ और उससे अब क्या हो रहा है, मैं उससे पहले ये बात फिर मैं एक बार जाऊं। वहां पे 64 जिले हैं बांग्लादेश से, उसमें उसमें से 27 जो जिले ऐसे हैं
जिन पर हिंदुओं पर बहुत जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं की दुकानें, जमीनें, प्रॉपर्टी पर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं की माताओं बहनों पर हमला किया जा रहा है, इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया, वर्ष 2010 में बनाया गया इंदिरा गांधी कला केंद्र पे हमला और पथराव किया गया है। और न केवल भारत के मतलब हिंदुओं को, ईसाई समुदाय, बौद्ध समुदाय, जो भी वहां पे अल्पसंख्यक है, जिसकी आबादी लगभग 9% है। बांग्लादेश की टोटल कुल आबादी में 91% मुस्लिम है और 9% जो है अल्पसंख्यक है। अगर संख्या बल के लिहाज से देखें तो 17 करोड़ बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन में लगभग 1 करोड़ 35 लाख हिंदू हैं, जिन पर यह खतरा निरंतर मंडरा रहा है। भारत सरकार जो है वो वहां पर उसको क्लोजली वॉच कर रही है। विदेश मंत्री हमारे जो एस जयशंकर, उन्होंने संसद में यह बयान दिया है कि भारत का अल्पसंख्यक जो वहां पे अल्पसंख्यक हैं और जो भारतीय समुदाय के, जो भारत के जो लोग वहां पे स्टूडेंट्स हैं, जिनकी संख्या लगभग 9,000 है टोटल है, जो भारतीय समुदाय, भारतीय मूल के लोग हैं, उनकी संख्या 19,000 है। और जो हिंदुओं की वहां पर पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ 35 लाख के लगभग है इस समय। उस पर जो है ना वो क्लोजली वॉच कर रहे हैं। अगर कोई कठोर निर्णय लेने की परिस्थिति आती है तो भारत सरकार वह निर्णय अवश्य अवश्य लेगी और भारत सरकार को वह निर्णय अवश्य लेना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें कि अब इसका क्या प्रभाव होगा, तो मैंने आपको भारत के आस पड़ोस की स्थिति बताई। भारत का जो हिंदू वहां पर रहते हैं, या जो भारत के मूल भारत के वो हैं, वो रहते हैं, स्टूडेंट्स जो वहां पर, छात्र वहां पर पढ़ने गए हुए हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है, इस पे लेकर के जो वहां पे मतलब स्टैंड है उसकी क्या स्थिति। लेकिन ये हालात बने क्यों, ये हालात किस वजह से बने हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़ के क्यों भागना पड़ा, ऐसे हालात वहां पे क्यों बने। आवामी लीग उनकी पार्टी का नाम है, बीएनपी खालिदा जिया की पार्टी है, और जमात इस्लामी वहां के कट्टरपंथियों की पार्टी है। तो वहां पे 3 पार्टियां जो है ना मेनली वो हैं। इससे पहले जमात इस्लामी से पहले वहां केवल 2 पार्टियां ही हुआ करती थी। तो वर्ष 1971 के आजादी की लड़ाई, जो स्वतंत्रता संग्राम था बांग्लादेश का, शेख मुजीबुर रहमान जिसके नेता थे, उसमें आवामी लीग के जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, बांग्लादेश की सभी तरह की सरकारी नौकरियों में उन्हें 30% आरक्षण था। यहां से ये लड़ाई शुरू होती है। ये लड़ाई पिछले कई महीनों से चल रही थी, लेकिन इसका जो है ना 4 अगस्त की रात को वहां की आर्मी ने इन्वॉल्व होने के बाद इस लड़ाई का पट्टाशेप हो गया है। जब से उन्होंने जो है ना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को केवल 45 मिनट के अंदर अपना घर खाली करने के लिए और देश छोड़ने के लिए कहा, और एक वायुसेना का विमान दे करके उन्हें वहां से निकाल दिया। मैं आपको यहाँ ये भी बता दूं कि जो बांग्लादेश का जो आरक्षण का विषय था, जो हाई कोर्ट ने आरक्षण को बनाए रखा था, उसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के रद्द होने के बाद जो आरक्षण था, उसके बाद भी वहां पर जो आंदोलन रुका नहीं, उसके बाद भी वहां पे आंदोलन जारी रहा। शेख हसीना ने बार बार आंदोलनकारी छात्रों को, उनके नेताओं को बार बार जो है ना टेबल पर आमंत्रित किया बातचीत के लिए, लेकिन ये बात उनकी नहीं मानी गई। उनके निकलने के बाद उनकी पार्टी के अनेकों नेताओं को गिरफ्तार किया गया, उनकी पार्टी के अनेकों मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया, उनके आवामी लीग का जो मुख्यालय है उनकी पार्टी का, उसमें आग लगा दी गई, प्रधानमंत्री आवास में और संसद में वहां के जो अराजक तत्व हैं वो घुस गए, वहां पे लूटपाट की गई और भयानक दृश्य जो है ना वहां पर देखने को मिले। अब मैं आपको ये बताऊं कि वहां पर मुसलमानों की ही सरकार थी, मुसलमान ही प्रधानमंत्री थे, मुसलमानों का ही मतलब वहां पर शासन था। वहां के सभी कैबिनेट मिनिस्टर, वहां के केंद्रीय मंत्री, वहां की जो आर्मी है, वहां के जो आर्मी चीफ और वहां के जो लोग हैं वो सब मुसलमान थे। अक्सर हिंदुओं को इस बात को लेकर के वो किया जाता है कि मतलब हिंदुओं में जो है ना जातियां, उपजातियां, वर्णों, वर्गों, समुदायों में बांटा जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी और आश्चर्य होगा, और शायद आपको पता भी हो इस बात का, 72 तरह के फिरके और टोटल जो है ना जिनमें मुसलमान बटे हुए हैं, जिसमें शिया, सुन्नी, देवबंदी, अहले हदीस, गद्दी, गौसी, पसमानदा मुस्लिम समेत 72 तरह के एक दूसरे के खिलाफ फतवा निकालते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। कितने फिरके, कितने उनमें ये लोग बटे हुए हैं, ये बात मतलब जो है ना संज्ञान में बहुत कम ली जाती है। इसके अलावा ये बात संज्ञान में नहीं ली जाती कि ये लोग अब उन देशों में एक दूसरे को मार रहे हैं। ये भी मुसलमान ही है जो मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान मुसलमान को देश निकाला दे रहा है, मुसलमान मुसलमान को जान से मार रहा है। देश ईरान जो है ना वो
पाकिस्तान पे हमला कर देता है, कोई और अन्य मुस्लिम कंट्री दूसरे मुस्लिम कंट्री पर आक्रमण कर देती है। ये बात भी जो है ना मतलब संज्ञान में लेने लायक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत पे इसके क्या असर होंगे। भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ 4100 4100 4100 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर सीमा साझा करता है। उस पर बहुत सारी जगह ऐसी है, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर कोई भी किसी भी तरह की पाबंदी या बाढ़ नहीं है। लगभग 1 करोड़ 35 लाख हिंदू और जो शेख हसीना की पार्टी और उनके कट्टर समर्थक हैं, उनके भारत में आने की आशंका बहुत बड़े स्तर पर है, जिनकी तादाद शायद लाखों में पहुंच सकती है, ऐसा अंदेशा है। इसके अलावा जो बंगाल की खाड़ी, तीस्ता नदी समझौता और जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते भारत के बांग्लादेश के साथ हैं, वो निसंदेह प्रभावित होंगे। नंबर 3, जो भारत की जो जो वहां पे जो सरकार इंटरिम सरकार बनेगी, उसका भारत की तरफ झुकाव नहीं है। खालिदा जिया अगर सरकार में आती हैं, बीएनपी पार्टी आएगी, जमात इस्लामी आएगा, तो वो जो है उनका भारत की तरफ कोई झुकाव नहीं है, वो कट्टरपंथी समर्थक हैं। जमात इस्लामी वो संगठन है जो बांग्लादेश के निर्माण के भी खिलाफ था। तो अगर ये लोग सत्ता में आते हैं, इंटरिम सरकार में अगर साझा होते हैं, तो भारत के साथ इनका जो है ना भारत या भारतीयता की तरफ या भारत के वहां हिंदू समाज की तरफ इनका कोई झुकाव नहीं होगा। नंबर 4 जो है, इसमें जो भारत में जो मतलब जो इनके जो दूतावास और मुख्यालय हैं, उनको जो है ना इंटरिम तौर पे बंद किया जाएगा या पूर्णतः बंद किया जाएगा, ये भी आगे जो है ना देखने लायक होगा कि इनका जो है ना क्या प्रभाव इस तरीके से निकल करके आएगा, इंटरिम सरकार किस तरह से रिएक्ट करेगी। इसके अलावा जो है भारत के संदर्भ में ये बात काफी उड़ रही है। कांग्रेस के लोग भी, दूसरे विपक्ष के नेता भी और बहुत सारे अन्य लोग भी ये कह रहे हैं कि भारत में तख्तापलट भी हो सकता है, जिस तरह बांग्लादेश में हुआ। तो पहली बात तो ये है कि उनको अपनी सोच को दुरुस्त करना चाहिए। भारत की जो आर्मी है वो देश प्रेमी आर्मी है। भारत में जो है ना अल्पमत की सरकारें रही, भारत में ऐसी सरकारें रही जो अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद कार्यकाल पूरा करने से पहले जो है ना वो गिर गई। और भारत में ऐसी सरकारें भी रही जो बहुत ज्यादा दलों की बहुदलीय सरकारें थी, जो प्री पोल अलायंस थे। ऐसी सरकारें रही जो दूसरे तरह के अलायंस किए गए, जो आफ्टर इलेक्शन अलायंस किए गए, ऐसी भी सरकारें रही। बाहर से भी समर्थन दिया गया, ऐसी भी सरकारें रही। लेकिन आज तक कभी भी भारत की आर्मी ने किसी भी किस्म का तख्ता पलट करना या किसी भी तरह की ऐसी सुगबुगाहट तक भी भारत में आज तक नहीं हुई। ये बात पूरी तरीके से बिल्कुल निराधार है। ना कभी ऐसा हुआ है भारत में, ना कभी ऐसा होगा। ये विपक्ष के लीडरों को, कांग्रेस के नेताओं को और अन्य जो ऐसे लोग ऐसे बयान दे रहे हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए। अंतिम बात मेरी ये है कि अगर चाइना को छोड़ दें तो जितने भी देश और आस पड़ोस के देशों का मैंने नाम लिया है, उन देशों की, अगर चाइना को हम छोड़ दें तो उन देशों की टोटल आबादी लगभग 50 करोड़ है। उसमें पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल है। और टोटल अर्थव्यवस्था इनकी $1 ट्रिलियन है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था $3 ट्रिलियन के साथ भारत की आबादी लगभग 150 करोड़ है। तो भारत को जो जो है ना इन पर क्लोजली वॉच, जो कि हमारी ऑलरेडी जो अब हमारा ऑफिशियल बयान विदेश मंत्री जी दे चुके हैं, वो रखनी चाहिए। और भारत को अपने लोगों को एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी संभव हो सके, वहां से निकालना चाहिए। तो इस पे आगे भी अगर बात करने की जरूरत पड़ी तो अवश्य जो है ना हम बात करेंगे। लेकिन खालिदा जिया या वो जमात इस्लामी पार्टी अगर वजूद में आती है तो ये भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।